हेलो बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कल जो नीट बेस्ड टेस्ट हुआ था एलन का। पहला टेस्ट जो था, जो कि आपका चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, वेक्टर एंड मैथमेटिकल टूल्स। तो आज चलिए आज क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था आपका कि व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क विदेन इट गेट्स पॉजिटिव चार्ज। यानी कि अगर आप एक ग्लास रॉड को रब करते हो सिल्क क्लॉथ के साथ, ठीक है, तो आपको पता है कि रब करने से क्या होगा, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन से क्या जनरेट होता है, हीट। और उस हीट को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे देखो सिल्क देन इट गेट्स पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब सिल्क क्लॉथ क्या हो जाता है आपका, निगेटिव चार्ज, और ग्लास रॉड हो जाता है आपका पॉजिटिव चार्ज। यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है ग्लास रॉड से लेकर के सिल्क क्लॉथ। तो ऑप्शन में एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पहली बात एक चीज समझो, ट्रांसफर जब भी कोई चार्ज होता है ना, जैसे मान लो कोई न्यूट्रल एटम है ना, न्यूट्रल एटम में हमेशा जो इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम को। अगर तुम्हारे अंदर क्वेश्चन आएगा सर प्रोटॉन न्यूट्रॉन का क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है ना, वो सेंटर पे होता है, मतलब न्यूक्लियस में होता है। और वहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच का जो सेपरेशन होता है वो बहुत छोटा होता है। तो सेपरेशन बहुत छोटा होने से उसके बीच में एक फोर्स डेवलप हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। इस न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से बंधा हुआ होता है। तो प्रोटॉन को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो न्यूट्रॉन के साथ बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो इजिली उससे हम कुछ हीट एनर्जी जो है, जो कि फ्रिक्शन की वजह से जनरेट होता है, वो उसको एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन, और वो एक एटम से दूसरे एटम पे जंप कर जाएगा। तो इसलिए हमेशा क्या जंप करेगा, इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ electron. So when a glass rod is rubbed with silk cloth, then it gets positive charge because of transfer of electrons. ठीक है। नेक्स्ट में क्या है कि एन एक्सेलरेटेड चार्ज कैन प्रोड्यूस्ड। देखो, अगर एक चार्ज पार्टिकल आपका स्टेशनरी होता है, मतलब कहीं नहीं जा रहा है, रुका हुआ है, तो ये अपने चारों तरफ जनरेट करता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। और अगर चार्ज पार्टिकल अगर आपका कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, तो ये जनरेट करता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और अगर आपका चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है, मींस उसका स्पीड इंक्रीज कर रहा है चार्ज पार्टिकल का, तो जनरेट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेकिन एक चीज समझो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब जनरेट करेगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है, दोनों होता है। बात समझे। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब क्रिएट होता है बच्चा, और मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होता है, इसके वजह से जो जनरेट होता है, दोनों के ऑसिलेशन से जो हम लोग वेव क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो सकता है, होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी। तो ये तीनों मतलब ऑप्शन 4 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, हाउ ए मेटेलिक स्फीयर कैन बी चार्ज विदाउट टचिंग इट, है ना। तो देखो, कंडक्शन के लिए तो आपको टच कराना पड़ेगा। कंडक्शन क्यों होता है, देखो कंडक्शन क्या होता है, जैसे मान लो ये एक मेटल है और ये भी एक मेटल है, इस पे मान लो कि चार्ज पार्टिकल है और इस पे भी चार्ज पार्टिकल है। चार्ज की वजह से क्या क्रिएट होता है, पोटेंशियल। तो यहाँ पे मान लीजिए कि पोटेंशियल है V1 और यहाँ पे पोटेंशियल है V2। इस दोनों को अगर मैं एक वायर से कनेक्ट कर दूं, तो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि यहाँ और इस जगह पे पोटेंशियल का डिफरेंस है, यहाँ और यहाँ पे पोटेंशियल का क्या है, डिफरेंस है, तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम, पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मान लो अगर V1 ग्रेटर है V2 से, तो चार्ज फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तब तक करेगा जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जैसे ही पोटेंशियल यहाँ और यहाँ का सेम हो जाएगा, तो चार्ज विल फ्लो स्टॉप। ये होता है कंडक्शन। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो करेगा, तो उस दोनों का कनेक्शन होना जरूरी है।
तभी चार्ज जो है एक एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में फ्लो करेगा, तो वो कहता है वो कहलाता है कंडक्शन। अब हम बात करें इंडक्शन का, तो इंडक्शन में क्या होता है बच्चा, जैसे मान लो कि हमने एक ये चार्ज स्फीयर है और इसको मैंने किसी क्या कहते हैं मेटल स्फीयर के बगल में रख दिए, और ये जो मेटल स्फीयर है ये आपका न्यूट्रल है। क्या है आपका? न्यूट्रल। इसके पास रखने से क्या होगा, इसके ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस न्यूट्रल कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा। अब ये जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा यहाँ पे, तो यहाँ सामने यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज को हम क्या करेंगे, अर्थिंग कर देंगे। अर्थ करने से क्या होगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इस स्फीयर को हम बाहर लेकर के इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर लेके चल जाएंगे, तो ये चार्ज हो जाएगा ये स्फीयर। तो ये कहलाता है इंडक्शन बाय इंडक्शन। फिर क्या है, बाय रबिंग। रबिंग में क्या होता है बच्चा, दो स्फीयर को आपको रब करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा। तो घिसने से क्या होगा, वही रबिंग, तो एक टच कराना पड़ेगा, घिसोगे तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से हीट जनरेट होगा, उससे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा और एक एटम से, न्यूट्रल एटम से दूसरे न्यूट्रल एटम पे चल जाएगा और चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो वो होता है आपका रबिंग। तो इसका मतलब आपका क्या सही है, बाय इंडक्शन, जिसमें कि बाय मेटेलिक स्फीयर कैन बी चार्ज विदाउट टचिंग इट। तो बिना टच किए हुए क्या हो सकता है, इंडक्शन हो सकता है, क्योंकि इस यहाँ पे टच करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये चार्ज स्फीयर के इन्फ्लुएंस में आकर के, इलेक्ट्रिक फील्ड में आकर के न्यूट्रल कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे और फर्दर पार्ट में क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट चार्ज जनरेट हो जाएगा और उसको अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग करने से वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। सो इंडक्शन में टचिंग का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मुझे चार्ज करना होगा तो क्या करेंगे, इंडक्शन। चलिए आगे, इसने बोला है कंसीडर द गिवन फिगर केयरफुल्ली, देन फॉर द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यहाँ पे गौर करिए। अब यहाँ पे देखो बच्चा, ये प्लस क्यू चार्ज को जब इसके पास लेके आया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे माइनस माइनस है, उतना ही यहाँ पे प्लस प्लस होगा। तो Q1 देखो, यहाँ पे Q1 पे अगर मैं पूछूं नेट चार्ज कितना है, तो 0, क्योंकि जितना ये माइनस है उतना प्लस है। Q2 पे नेट चार्ज कितना है, 0, क्योंकि जितना पे यहाँ पे माइनस है उतना प्लस है, तो Q2 भी 0 हो गया। Q3 पे कितना चार्ज है, जितना माइनस है उतना प्लस है, तो Q3 पे 0 हो गया। तो नेट चार्ज कितना हो गया यहाँ पे, नेट चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया। देखो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये प्लस Q चार्ज को यहाँ पे लेके जा रहा है। जब प्लस Q चार्ज लाएगा तो इस प्लस Q चार्ज इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया इधर, इसके इधर 2 इलेक्ट्रॉन जमा हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे जमा होगा तो फर्दर पार्ट में प्लस 2 चार्ज आएगा। फिर इसके इन्फ्लुएंस में, इस प्लस चार्ज के इन्फ्लुएंस में फिर इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, उतना ही प्लस हुए, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव। तो अभी भी मतलब चार्ज भले यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस्ड हो गया, लेकिन टोटल पार्ट तो अभी भी न्यूट्रल है, क्योंकि जितना यहाँ नेगेटिव चार्ज है उतना ही तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो हर पार्ट न्यूट्रल है। Q1 पे अगर आप देखो तो हर पार्ट आपका क्या है, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, एवरी मटेरियल इज न्यूट्रल। सो अगर नेट चार्ज हम लिखेंगे तो नेट चार्ज कितना आएगा, 0। चलिए आगे, इसमें बोला है कि ये चार्ज बॉडी इज सेपरेटेड प्लेस्ड इन 2 मीडियम्स X एंड Y ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। 2 अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, आप इसको एप्सिलॉन आर से नोट करो या K1 से। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर मान सकते हो, 3 है एक के लिए, रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं इसको, एप्सिलॉन R1, और दूसरे मीडियम के लिए 5 है। ठीक है, देन इन विच मीडियम इंड्यूस्ड चार्ज विल बी मोर। किस मीडियम में आपका इंड्यूस्ड चार्ज ये होगा। तो मैं थोड़ा सा ना एक्सप्रेशन इसका डिराइव कर देता हूँ, ये काम भी आता है। जैसे मान लो कि मैं इस पे एक प्लस Q चार्ज है, ये माइनस Q चार्ज है, ये एक कैपेसिटर है। क्या है ये, कैपेसिटर है। तो हमें इसके बीच में मान लो कि मैंने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने से क्या होगा, प्लस Q2 माइनस Q एक इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल, इसके इन्फ्लुएंस में आकर के क्या होगा कि यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इस यहाँ पे माइनस QI और यहाँ पे प्लस QI होगा ना, चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो मुझे यही Q इंड्यूस निकालना है। क्लियर है। अगर आप इसका मान लो इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है बच्चा, तो इसके बीच में कहीं भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखो बच्चा, यहाँ पे सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते हो कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं वो लिखते हैं जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम आएगा तो वो क्या करेगा,
के फैक्टर या बोलो एप्सिलॉन आर फैक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा। यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का क्या कॉन्सेप्ट है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है के फैक्टर से रिड्यूस हो जाता है। बात समझे? तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक, पहले जब ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना था ये बताओ पहले। ये था इस प्लेट की वजह से मान लो प्लस चार्ज डेंसिटी है, इसका माइनस चार्ज है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके वजह से भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। पहले जब ये डाइलेक्ट्रिक नहीं था, अब है, तो ये इसके अंदर यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, जब ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम से पास करेगा तो के फैक्टर से रिड्यूस कर जाएगा। ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किसी भी जगह पे इंड्यूस्ड, जो ये आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, आप यहाँ से गौर से देखो बच्चा, तो यहाँ पे प्लस क्यू आई और माइनस क्यू आई की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जनरेट हो रहा है, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू से माइनस क्यू के लिए इधर हो रहा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हो कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इंड्यूस्ड के वजह से, जो ये इंड्यूस्ड है उसके वजह से सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, सिग्मा आई लिख सकते हैं चार्ज इंड्यूस्ड वाले की वजह से। अब इसको आप देखो तो इसको एक साइड लेके जाओ तो सिग्मा इंड्यूस्ड बाय एप्सिलॉन नॉट आप क्या लिख सकते हो बच्चा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, है ना, 1 बाय के, ऐसा लिख सकते हो। दिस इज द आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाय के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो। तो यहाँ से देखो सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज इंड्यूस्ड बाय एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, सिग्मा आई और ये सिग्मा, तो सिग्मा आई को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो, अब एक्सप्रेशन आ जाएगा चार्ज इंड्यूस्ड डिवाइड बाय एरिया चार्ज 1 माइनस 1 बाय के, है ना, और ये एरिया कैंसिल आउट हो गया, तो सिग्मा चार्ज इंड्यूस्ड का वैल्यू कितना आ गया, क्यू आई इक्वल टू क्यू 1 माइनस 1 बाय के। अब यहाँ पे देखो के जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा, ये 1 बाय के उतना ही कम होगा, 1 माइनस कम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जिसका के का वैल्यू ज़्यादा उसका इंड्यूस्ड चार्ज ज़्यादा, के का वैल्यू ज़्यादा होगा, ये वैल्यू कम होगा, इसका मतलब के का वैल्यू जितना ज़्यादा, यानी 5 जो है यहाँ पे आप देख सकते हो 5 वाला का ज़्यादा होगा, यानी कि वाई में ज़्यादा होगा, इन मीडियम वाई चार्ज इंड्यूस्ड ज़्यादा होगा। फिर से, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ए चार्ज ऑन ए बॉडी इज डैश मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, क्योंकि आपको पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है, एन ही होता है, प्लस माइनस एन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये कहाँ से आप बोल रहे हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि जो चार्ज होगा दिस इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, एंड हियर इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, मतलब Q इक्वल टू एन, तो इंटीजर हो गया, खत्म। अगर आप देखें नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 6 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम एट ए फाइनाइट सेपरेशन इज F, यानी यहाँ पे 6 माइक्रोकूलम है बच्चा, यहाँ पे -3 माइक्रोकूलम है, और इसके फाइनाइट सेपरेशन है R, तो आपको पता है कि फोर्स आप क्या लिखोगे, K 6Q1 और यहाँ पे Q2, अब ये माइक्रोकूलम है तो 10⁻⁻⁶, और ये भी माइक्रोकूलम, ये 3 माइक्रोकूलम है तो 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाय R स्क्वायर, ये लिखोगे। तो ये F दिया हुआ है। नाउ 50%, यहाँ देखो, नाउ 50% ऑफ फर्स्ट चार्ज इज ट्रांसफर टू अनदर, तो यानी कि 6 माइक्रोकूलम का 50%, यानी कि 1/2, 50% मतलब कितना हो गया बच्चा, 1/2, 1/2 यानी कि 3 माइक्रोकूलम ट्रांसफर हो गया अनदर पर, तो इस पे 3 माइक्रो, ये प्लस 6 माइक्रोकूलम है, इसमें 3 माइक्रोकूलम चला गया, तो ये नेट चार्ज यहाँ पे कितना हो गया, 3 - 3 0, और यहाँ पे अब कितना बचा, 3, तो यहाँ बचा 3 माइक्रोकूलम, और उसमें चला गया 3, तो इधर हो गया 0। तो वही पूछ रहा है, न्यू फोर्स बिटवीन द चार्जेस एट द सेम सेपरेशन, सेपरेशन सेम हो तो क्या होगा, तब ये 0 चार्ज हो गया, तो फोर्स कितना हो गया, K 3, अब ये 10⁻⁶, तो 0 हो गया यहाँ, तो Q2 0 हो गया, तो फोर्स भी कितना हो गया, 0 हो गया, तो ऑप्शन 4 हो गया।
8 में देखिए बच्चा, इन द गिवन फील्ड, देखो न्यूट्रल पॉइंट मीन्स आपको ढूंढना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पे होगा, क्योंकि जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहाँ पे अगर मैं कोई भी फोर्स निकालूँ किसी चार्ज पर, मान लो इस पॉइंट पर, यहाँ इस जगह पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और यहाँ पे क्यू चार्ज रखेंगे, तो आपको पता है ना कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू ई। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा। जहाँ पे फोर्स जीरो होगा उसी जगह को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पे होगा वो ढूंढना है। तो अब देखो प्लस क्यू से लेकर के, अगर यहाँ पे आप देखो प्लस क्यू है, यहाँ पे आपका -4 क्यू है, इसके बीच में अगर आप कोई भी पॉइंट चूज करते हो बच्चा, जो कि इसके बीच का सेपरेशन कितना है, 100 सेंटीमीटर। अगर आप कोई भी पॉइंट चूज करते हो यहाँ पे इसके बीच में कहीं पे क्यू और -4 क्यू के बीच में, तो अभी सोचो तुम, अगर यहाँ पे +1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसी को बोलते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्लस क्यू चार्ज जो है, प्लस क्यू चार्ज +1 कूलम को क्या करेगा, रिपेल। -4 क्यू चार्ज +1 कूलम को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो ये दोनों फोर्स तो एक ही डायरेक्शन पे हो गया, F1 और F2, यही इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। +1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। तो यहाँ पे दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गया, नॉन जीरो वैल्यू है, तो दोनों एक डायरेक्शन में होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो E1 + E2 हो गया ना। ये कभी भी जीरो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब या तो आप इधर देख लेते हैं या -4 क्यू का राइट साइड में देख लेते हैं। यहाँ पे देखने से हमें क्या पता चलेगा बच्चा, कि जब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे प्लस क्यू के निकट में, तो क्या होगा, प्लस क्यू इसको क्या करेगा, +1 कूलम चार्ज को रिपेल करेगा और -4 क्यू इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट है, ये E1 और E2, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे E1 - E2, अगर बराबर हो गया तो काम बन जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। बराबर होने का चांस सर इधर भी है और -4 क्यू का राइट साइड में भी है, वहाँ भी एक दूसरे के अपोजिट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन ये छोटा वाला चार्ज के पास होगा। क्यों सर, क्योंकि वहाँ पे डिस्टेंस कम होने की वजह से प्लस क्यू चार्ज ज़्यादा फोर्स लगा रहा होगा, लेकिन -4 क्यू चार्ज जो है चार्ज होने की वजह से ज़्यादा फोर्स लगा रहा होगा +1 कूलम पे, डिस्टेंस की वजह से कम लगा रहा होगा, इसलिए दोनों को इक्वल होने के लिए यहाँ पे होगा। अदरवाइज 4Q के पास क्या होगा, चार्ज के वजह से भी ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा और डिस्टेंस कम होने की वजह से, क्योंकि फोर्स होता है KQ1 Q2/R², तो कम होने की वजह से ये फोर्स ज़्यादा लगाएगा, तो दोनों की वजह से ये हमेशा ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो इक्विलिब्रियम में यहाँ पे हो ही नहीं सकता, मतलब नेट फोर्स जीरो हो ही नहीं सकता है, इसलिए छोटा वाला चार्ज को हम यहाँ पे चूज करेंगे। जो सबसे छोटा चार्ज यहाँ पे कौन है, +Q, तो यहाँ पे इस जगह पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा 100 सेंटीमीटर फ्रॉम Q, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चा, इसमें देखो करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर निकालना है, मतलब यहाँ पे। अभी देखो x और y मानने के लिए बोला, इसको x मान, y मान लो, इसको x मान लो। अभी तुम देखो, तो ये जो Q चार्ज है, प्लस Q चार्ज, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो +P पे है वहाँ पे +1 कूलम चार्ज रखो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे होगा इसका डायरेक्शन, और इस +Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस r है तो ये भी डिस्टेंस r है और सेम चार्ज है, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है KQ/R² होता है, r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² होता है। तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया, तो ये सिमेट्री से ये भी E हो गया, और ये -Q चार्ज जो है वो भी सेम चार्ज है, डिस्टेंस स्मॉल r है, तो इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया। तभी आप गौर करके देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किधर है, इधर है E, और इधर है E, और इधर है आपका E। तो क्या हम लोग ऐसे करके x एक्सिस मान लेते हैं और ये आपको y एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। अभी अगर आप गौर करके देखो बच्चा, तो यहाँ से देखो इसको ऐसे, ये अगर मैं थीटा मान लूँ और ये भी मैं अगर थीटा मान लूँ, क्योंकि ये एंगल थीटा मान लेते हैं, ये एंगल थीटा मान लेते हैं। ट्रायंगल में देखो तो ये बाइसेक्टर होगा, ये लाइन है ना, ये पूरा अगर 60 डिग्री एंगल है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो थीटा आपका कितना है, 30 डिग्री। तो ये एंगल जो आपका है यहाँ पे, ये है 30 डिग्री और ये है आपका 30 डिग्री, क्लियर है। अब इसको सभी देखो, वेक्टर हमेशा याद रखो, अगर दो से ज़्यादा वेक्टर हो, 3-4 हो, तो हमेशा x और y एक्सिस पे सभी वेक्टर को ब्रेक कर दो, फिर उसको आराम से जोड़ पाओगे। जैसे देखो ये E है ना, E को मैंने ब्रेक कर दिया, मतलब रिजॉल्व कर दिया, इधर कर लिया E cos 30 डिग्री, क्या कर लिया, E cos 30 डिग्री, और ऊपर कर लेंगे हम E sin 30 डिग्री, फिर इसको भी इधर कर लेंगे, E को ब्रेक कर लेंगे E cos 30 डिग्री,
और इसको ई को ब्रेक कर लेंगे ई साइन 30 डिग्री। तो तुमको दिख रहा होगा कि एक्स एक्सिस में ये कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ वाई कंपोनेंट बचेगा, तो वो बचेगा ई प्लस ई साइन 30, और ई साइन थीटा दोनों एक डायरेक्शन में है, तो 2 ई साइन 30 डिग्री कितना आ जाएगा, ई प्लस 2 ई साइन 30 होता है बच्चा 1/2, तो कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या हो गया 2e। अब ई निकालना पड़ेगा हमको। ई कैसे निकालेंगे, ई तो हमने पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ निकाला है, तो वो कितना वैल्यू है के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब आर का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो इस ट्रायंगल में अगर गौर करके देखो बच्चा, आपका ये 30 डिग्री था, ये आर था, और ये यहाँ से ट्रायंगल नीचे खींचोगे ना, ये यहाँ से यहाँ, ये ट्रायंगल यहाँ से, ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा a/2, यानी ये वाला जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा a/2। तो ये अब r निकालना है हमको, तो b है यहाँ पे, क्या है cos थीटा इक्वल टू a/2 b/h, और h आपका r है, ये हो गया। cos 30 यहाँ आ गया, यहाँ पे कितना आ गया cos 30 इक्वल टू a/2r। तो a हमें क्या निकालना है r ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा आपका के क्यू, और r के जगह पे क्या रख देंगे यहाँ से a/2। यहाँ से देखो cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है आपका √3/2 a/2r हो गया, और यहाँ से 2 ने 2 को उड़ा दिया। r का वैल्यू जो यहाँ से आया वो आया a/√3। a/√3 अगर यहाँ से रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 3kq/a²। इसको डबल कर देंगे, क्या कर देंगे इसको 3kq/a² आ गया ई, यहाँ से आपका वैल्यू क्या है 2 इंटू ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको डबल कर देंगे तो कितना आ गया 6kq/a², और प्लस ऊपर के डायरेक्शन में तो जे कैप, तो ऑप्शन 2 हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका एक चार्ज स्फेरिकल बॉडी ऑफ चार्ज q एंड रेडियस r इज बैलेंस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E। तो q चार्ज पार्टिकल है एंड एक स्फेयर है जिसका कि रेडियस r है ना, एंड इस पे चार्ज है q, इस पे स्फेयर पे चार्ज कितना है q, रेडियस r है, बैलेंस्ड किया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम ऊपर के डायरेक्शन में लगा दें, तो ये जो स्फेयर है ऊपर पे कितना फोर्स लगाएगा QE, और नीचे कितना है इसका बैलेंस किया है, मतलब इसको कोई ना कोई इसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा, यानी इसका mg को बैलेंस कर रहा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा नीचे, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर बैलेंस कर रहा है, इसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा, कहने का मतलब है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो बच्चा QE इक्वल टू mg। फिर उसने कहा है कि नाउ चार्ज ऑफ बॉडी इज डबल, चार्ज को डबल कर देंगे, रेडियस को हाफ कर देंगे, तो बताओ कि अब देन फॉर बैलेंसिंग रिक्वायर्ड फील्ड, अब नया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बात समझे। तो इसका मतलब बोल रहा है कि अब चार्ज को डबल कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश हो गया, क्या होगा मास जो है आपका, जो है रेडियस को अगर हम डबल कर देंगे तो स्फीयर बड़ा हो जाएगा, रेडियस बड़ा हो जाएगा, तो इस मास क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एम डैश लिख लेते हैं इंटू जी लिख लेते हैं, ये पहला इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। क्लियर है। अब हमको एम और एम डैश में रिलेशन देखना पड़ेगा। तो आपको पता है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास बाय वॉल्यूम। आपको पता है कि एक्सपेंड करे अगर कोई बॉडी या फिर कॉन्ट्रैक्ट करे, तो ध्यान रखो ना इस तरह के प्रॉब्लम में हम लोग डेंसिटी को कांस्टेंट मानते हैं, डेंसिटी को क्या मानते हैं कांस्टेंट मानते हैं, क्योंकि स्फीयर अगर बढ़ा लोगे तो ऑब्वियस है उसका मास बढ़ गया होगा, लेकिन डेंसिटी हम लोग फिक्स मानते हैं। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, अगर डेंसिटी फिक्स है तो हम कह सकते हैं कि जो मास लिखेंगे यहाँ पे हम मास इक्वल टू क्या लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो पहला इक्वेशन को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, पहला इक्वेशन को बच्चा ब्रेक कर सकते हैं QE इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इंटू जी। यहाँ पे क्या लिखेंगे 2QE डैश, ये लिखेंगे डेंसिटी 4/3 पाई। अब आर क्यूब करेंगे तो रेडियस यहाँ से क्या हो गया, रेडियस इज यहाँ पे देखो तो रेडियस इज हाफ बोला गया है, तो रेडियस को आधा कर दो तो क्या हो जाएगा r³/8 हो जाएगा। r/2 लिखेंगे ना r के जगह पे, उसका क्यूब करेंगे तो r³ 2 क्यूब करेंगे तो 8 हो गया इंटू जी हो गया, बात समझे। तो यहाँ पे अगर आप देखो
तो यहाँ से आप दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 2 बाई 1 कर दो, सेकेंड बाई 2 1, तो क्या हो जाएगा 2q, ये q ने q को उड़ा देगा, ये आ जाएगा आपका 2e डैश बाई, है ना। अब ये रो पाई आर क्यूब जी ये सब तो खत्म हो जाएगा, 4/3 ये सब तो खत्म हो जाएगा, रो भी खत्म हो जाएगा, है ना। रो पाई आर क्यूब जी और रो पाई आर क्यूब जी 4/3 ये तो खत्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 1/8, डिवाइड कर रहे हैं इसको, डिवाइड बाई इसको कर रहे हैं ना, डिवाइड बाई वो तो 1 हो गया, तो यही आ गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ई डैश इक्वल टू हो जाएगा E/16, तो आंसर क्या होगा E/16 आ जाएगा। फिर से जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट अगर चेंज कर रहा हो तो डेंसिटी हम लोग क्या मानते हैं, फिक्स, है ना। अगर वो बिगर साइज का हो गया तो मास क्या हो गया, मास उसका वेरी कर जाएगा, वॉल्यूम क्योंकि चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया तो मास भी चेंज हो जाएगा। डेंसिटी हम लोग क्या मानते हैं, फिक्स मानते हैं, है ना। चलिए, ए चार्ज क्यू इज गिवन टू ए कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग शीट। देखो कंडक्टिंग अगर शीट है ना, अगर पहली बात समझो, अगर कोई कंडक्टिंग शीट है तो याद रखो इस पे चार्ज दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है, और अगर नॉन कंडक्टिंग शीट है मतलब ये इसमें दो सरफेस हो जाता है, एक इधर एक इधर। कंडक्टिंग में, नॉन कंडक्टिंग होता है तो ये पूरे के पूरे प्लेट पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट, मतलब इसमें एक लेयर होता है चार्ज का, इसमें दो लेयर होता है, बात समझे। तो बोला है कि बिटवीन द सेपरेटली देन द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट नियर बाय पॉइंट, यानी यहाँ और यहाँ दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशन क्या होगा, E1 और E2। अभी तुम देखो तो यहाँ पे अगर हम इसको समझो कि अगर कंडक्टर को मैं अगर इसको Q चार्ज दिया और यहाँ भी हमने मान लो Q चार्ज दिया, तो ये पूरा Q चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। यहाँ पे Q चार्ज जो है दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक इधर और दूसरा इधर, तो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, इधर चल जाएगा Q/2, इधर चल जाएगा Q/2। इसका एरिया एक लेयर का ये है, ये पूरा इस तरह का प्लेट है ना, दोनों साइड प्लेट है, मैं बनाया भले ऐसा हूँ, इधर प्लेट है तो इसका एरिया, इधर एरिया ऑफ प्लेट ए है, ये भी ए है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें, आपको पता है इसके वजह से सिग्मा वाई क्या होता है, 2 एप्सिलॉन नॉट होता है एक लेयर की वजह से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज यहाँ पे Q है तो Q/2a एप्सिलॉन नॉट। यहाँ नियर बाय पॉइंट पे बात करें तो यहाँ दो लेयर है, तो यहाँ पे क्या होगा सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पे सिग्मा क्या हो जाएगा, इस लेयर का सिग्मा हो जाएगा, चार्ज है आपका Q/2, तो बाय 2 लिखेंगे, नहीं समझे, इसके वजह से हम लिखेंगे सिग्मा, पहले इसको यहाँ पे हम मान लेते हैं सिग्मा 1, ये भी सिग्मा 1, तो हम लिख लेते हैं सिग्मा 1/एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिखते हैं सिग्मा 1/2 इस लेयर की वजह से, और इसकी वजह से सिग्मा 1 बाय, मतलब दो लेयर है तो इसकी ये होगा ना यहाँ पे नियर पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा सिग्मा 1/एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 1 जो हो जाएगा, जबकि एक लेयर पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का वो Q/2 चार्ज है, तो क्या हो जाएगा Q/2 है यहाँ पे, चार्ज/2 Q/a लिखेंगे, यहाँ पे Q/2/a करेंगे, तो ये हो गया आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि यहाँ पे भी Q जो चार्ज सिग्मा यहाँ पे जब लिखेंगे ये पूरा Q चार्ज A पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो Q/a लिखेंगे सिग्मा को, और यहाँ 2 पहले था, क्या दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही आ गया, तो यानी ये दोनों बराबर है, यानी ऑप्शन ये हो गया, समझे। यहाँ पे दो लेयर है तो डेंसिटी चेंज हो गया, यहाँ पे डेंसिटी चार्ज Q/2 है, ए एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सिग्मा 1 को अब लिखेंगे Q/2, पहले तो दो लेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिए, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया सिग्मा 1/एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा 1 को क्या लिख सकते हैं Q/2 है चार्ज ए एरिया में, तो Q/2a लिखेंगे, यही सेम आ गया, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स वेयर डिस्कवर्ड बाय द फॉलोइंग, फैराडे। हाँ, अब नेक्स्ट है इन ए क्लोज सरफेस एस, एक क्लोज सरफेस है बच्चा, डायपोल ऑफ चार्ज 2q, डायपोल जब भी बोला गया हो चार्ज 2q यानी +2q और -2q होगा, डायपोल हमेशा इक्वल चार्ज और अनलाइक चार्ज होता है, तो +2q -2q। एक कैपेसिटर ऑफ चार्ज Q/2, कैपेसिटर मतलब हो गया
जितना चार्ज एक प्लेट पे होगा प्लस Q/2, दूसरे पे कितना होगा माइनस Q/2, Q/2 चार्ज है कैपेसिटर पे। बोला एंड ए पॉइंट चार्ज, इसके अंदर और पॉइंट चार्ज भी है Q, आर इनक्लोज्ड है एक क्लोज सरफेस के द्वारा। तो बोलता है कि बताइए कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सरफेस, इस पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस क्लोज सरफेस के द्वारा कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, ये तो डायपोल है, जितना -2Q होगा उतना +2Q होगा, तो नेट चार्ज कितना हो गया यहाँ पे 0। और ये कैपेसिटर में भी कितना चार्ज होगा -Q/2 + Q/2, नेट चार्ज कितना होगा 0। तो मतलब कैपेसिटर की वजह से नेट चार्ज 0, इसकी वजह से 0, तो बचा क्या सिर्फ +Q ना बचा। तो क्या लिखेंगे Q/ε0। तो ऑप्शन कौन सा हो गया ये। देखो कैपेसिटर पे दोनों प्लेट पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज अनलाइक चार्ज होता है, नेट चार्ज 0। डायपोल पे +Q -Q चार्ज होता है, जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा, तो नेट चार्ज 0। तो चार्ज इनक्लोज सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से होगा, तो Q/ε0 खत्म। आइए इधर, द पोजिशन x ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम x इक्वल टू दिया हुआ है बच्चा at² माइनस BT³। तो बोला द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। तो पहले तो वेलोसिटी निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करो dx/dt, तो ये हो जाएगा 2at माइनस 3BT²। फिर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, एक्सेलरेशन हो जाएगा dv/dt, ये हो जाएगा आपका 2a माइनस 6BT हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन। तो बोला कि आप स्पीड बताओ, तब बताओ जब एक्सेलरेशन आपका 0 हो जाएगा, यानी कि आपका 2a इक्वल टू लिखोगे 6BT, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा आपका 2a/6b, तो ये आ जाएगा a/3b। ये क्वेश्चन में ही बोला गया है कि एक्सेलरेशन जब 0 हो जाए, एक्सेलरेशन इज 0, तो मैंने एक्सेलरेशन को 0 पुट कर दिया यहाँ पे, है ना। तो उस समय टाइम कितना आ गया जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो a/3b। उस समय स्पीड बताइए, तो स्पीड का इक्वेशन कहाँ है, यहाँ पे है ये वाला। तो स्पीड का इक्वेशन तब यूज कर लेंगे 2a, और टाइम के जगह पे लिख देंगे a/3b माइनस 3b, और t² लिखेंगे तो a²/9b² लिखेंगे। तो यहाँ से आपका ये हो गया आपका 2a²/3b माइनस ये 3 तिया 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a² बी हो जाएगा, और बाय 3b² हो जाएगा, ये और b कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2a²/3b और a²/3b, ये हो जाएगा a²/3b। ऑप्शन कौन सा हो गया आपका a²/3b, समझ गए। चलिए, द पार्टिकल स्टार्स मूविंग इन द सर्कल, इट्स एंगुलर पोजीशन इज गिवन बाय, एंगुलर पोजीशन आपका दिया है बच्चा t²/30 प्लस t/5 रेडियन, देन फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। तो आपको पता है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है dθ/dt। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2t/30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/5 dt/dt, यही हो जाएगा। कितना टाइम में बोला है ये 15 सेकेंड में, तो 15 सेकेंड रख लीजिए, 15/30 प्लस 1/5, तो 15 दूनी 30, 2 कट गया, 1 + 1/5 5 6 6/5, है ना। और ये हो जाएगा 1 और 1.2 आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड, ये आ गया 1.2 रेडियन पर सेकेंड आ गया, समझ गया। तो y इक्वल टू आपका क्या है यहाँ पे t³ + 1, x इक्वल टू क्या है आपका t² + 3। अच्छा, इसने पूछा है dy/dx पूछा है, क्या पूछा है dy/dx पूछा है। तो क्या हम यहाँ से dy/dt निकाल लें, dy/dt निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 3t², और dx/dt निकालेंगे इस इक्वेशन से तो आ जाएगा 2t आ जाएगा। तो क्या हम इसको डिवाइड कर लें dy/dt और dx/dt को, तो ये आ जाएगा आपका dy/dx, डिवाइड करने से ये आ जाएगा 3t²/2t, टी ने टी को उड़ा दिया, 3/2t आ जाएगा, और t का वैल्यू दिया है 2 सेकेंड, तो उड़ गया, तो ये आंसर कितना आ गया 3। तो आंसर क्या लेंगे 3। अलग अलग निकालेंगे, हमें निकालना है dy/dx, लेकिन y जो है वो टाइम का फंक्शन है, y अगर टाइम का फंक्शन है तो डिफ्रेंशिएशन भी तो टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। तो dy/dt निकाल लिए, dx/dt निकाल लिए, दोनों को डिवाइड कर लिया, आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोला है कि y इक्वल टू x² - 3x + 2 इज ए पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स। तो आपको पता है कि y इक्वल टू x², जब भी x के साथ स्क्वायर और यहाँ पे प्लस हो तो पैराबोला बनता है आपका
ऐसे, तो ओपनिंग बोला है अपवर्ड्स, तो सही है क्योंकि यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है, सही है। बोला है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई इज एट एक्स इक्वल टू इतना, तो वाई का वैल्यू यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए एक बार क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स को जीरो करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 2x माइनस 3 इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया 3/2। अरे 3/2 तो ऑप्शन नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि एट एक्स इक्वल टू 3y का वैल्यू मिनिमम होगा, तो रीजन गलत है, एजर्शन सही है, मतलब ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट। देखो बच्चा डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा का आपको पता है फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। आपको स्लोप पूछा गया है तो डी वाई बाय डी थीटा पूछा गया है, तो y का वैल्यू रख देंगे 1/2 माइनस इसको लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा बाय 2 लिख सकते हैं बाय डी थीटा। अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा, -1/2 बाहर हो जाएगा, डी कॉस 2 थीटा बाय डी थीटा। चेन रूल से अगर आप देखो तो -1/2 कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, साइन होगा माइनस साइन होगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये जो थीटा के साथ कांस्टेंट टर्म है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन में प्रॉब्लम है तो मैंने इस पर वीडियो बनाया, जा करके आप ये देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा चेन रूल कैसे अप्लाई करते हैं। 2 ने 2 को कैंसिल आउट कर दिया, आंसर क्या हो गया ये साइन 2 थीटा। थीटा का वैल्यू आपका कितना है 15 डिग्री है, तो साइन 30 हो गया आपका +1/2, ऑप्शन क्या हो गया +1/2। वेक्टर विच इज या आर परपेंडिकुलर टू ये, तो ये समझो ये एक वेक्टर दिया हुआ है आपका ए कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप। बोला है कि ये इस गिवन जो वेक्टर दिया है 1 2 ऑप्शन में 3 ऑप्शन में, इसमें कौन सा वेक्टर जो है इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, यानी ए कॉस थीटा आई प्लस बी साइन थीटा। देखो जब भी किसी वेक्टर पे क्या दोनों के बीच क्या एंगल होगा या गिवन हो, आपको डॉट प्रोडक्ट सोचना चाहिए। देखो ए डॉट बी आप क्या लिखते हो, ए बी कॉस थीटा, और थीटा क्या होता है ए और बी के बीच एंगल, तो यहाँ पे बोला है परपेंडिकुलर, तो थीटा कितना हो गया 90, तो कॉस 90 कितना हो गया 0, यानी कि डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 0। अगर ए और बी परपेंडिकुलर होगा तो उसके बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया तो ए कॉस थीटा आई क्या प्लस बी साइन थीटा जे क्या, पहले वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट लो, तो आई आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसके साथ होगा प्लस माइनस माइनस ए बी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों बराबर कैंसिल आउट हो गया ये डॉट प्रोडक्ट पता है आई आई के साथ जे जे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसके साथ लोगे तो क्या हो जाएगा ए कैंसिल आउट होगा साइन थीटा कॉस थीटा, और इसके साथ बी कैंसिल आउट हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, फिर कैंसिल आउट हो गया ओ, और ये तो के है तो यहाँ पे तो आई 0 है, यहाँ पे 0 आई कैप है और 0 जे कैप है, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और के यहाँ पे तो है ही नहीं, तो ये भी 0 हो गया, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। तीनों के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट जो है ए कॉस आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप, वो डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब सभी परपेंडिकुलर है। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें इनकरेक्ट कौन है, तो देखो ए डॉट बी जो है इसके साथ जाएगा तो ये आएगा ए डॉट बी, और आपको पता है कि ए डॉट बी जो होता है बराबर होता है बी डॉट ए, तो यहाँ बी डॉट ए दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ए डॉट इसके साथ चला गया ए डॉट सी, ये सही है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी, ये दिया है बी प्लस सी दिया है, तो आपको क्या बोला गया ए क्रॉस सी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया प्लस ये प्लस साइन हो गया ए क्रॉस बी, ये भी सही है क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया क्रॉस प्रोडक्ट, फिर इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहाँ पे गौर करो तो ए क्रॉस, यहाँ पे इस चीज़ में यहाँ पे देखो तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये जब मल्टीप्लाई होगा बी डॉट सी तो ये तो एक स्केलर क्वांटिटी देगा, मतलब समझो कोई कांस्टेंट दे दिया और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे किसी वेक्टर के साथ तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगा आपका वेक्टर ही आएगा। जैसे मान लो कि हम बोल रहे हैं 2 इंटू 3 आई कैप, तो 3 आई कैप एक वेक्टर है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए तो 6 आई कैप आ गया ना, वेक्टर क्वांटिटी आ गया, तो ये पूरा एक वेक्टर क्वांटिटी आ गया। जबकि यहाँ पे इसको देखो तो ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है, और ये क्रॉस बी ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर होता है, उसका डॉट ले लेंगे तो स्केलर आ जाएगा, तो राइट साइड में एक स्केलर क्वांटिटी है और लेफ्ट साइड में एक वेक्टर क्वांटिटी है विच इज नॉट पॉसिबल,
तो ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट। अब नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे, देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो देखो पहले ए वेक्टर प्लस अगर हम बी वेक्टर करेंगे तो जोड़ दो इसको, पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करो तो कितना आ जाएगा, आई कैप, जोड़ो तो क्या आ जाएगा, आई आई जुड़ 0 हो जाएगा, जे जे हो जाएगा आपका 3J, और के हो जाएगा आपका 4K, है ना। और द एंगल बिटवीन ए वेक्टर ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ए वेक्टर तो आपका दिया है बच्चा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो इसके बीच आपको एंगल निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए कैप। तो आपको डॉट, मैंने बोला कि डॉट प्रोडक्ट ले लो, इसको मान लो आप सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को मान लो सी वेक्टर। तो सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच एंगल निकालना है, तो डॉट प्रोडक्ट ले लो, सी ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सी डॉट ए, यानी इसका डॉट लेंगे तो यहाँ पे आपका 0 आई कैप है, तो आई आई के साथ 0 दे देगा, जे जे के साथ यहाँ पे आपका 3 दे देगा, के साथ ये आपका 4 दे देगा, डिवाइड बाय सी यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी यानी कि रूट अंडर 3 3 9 4 चौके 16, और यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √3, तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 3 आ जाएगा 7, यह हो जाएगा 25, और 25 5 √3। तो कॉस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर्ड इन यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कौन सा यूनिट नहीं है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क होता है, ये एनर्जी ही है। कपल्ड, एंगल टर्न्ड थ्रू, कपल मतलब होता है टॉर्क, ठीक है, टॉर्क होता है आपका आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो ये भी तो तुम्हारा वर्क के जैसा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं, ये भी जूल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर। तो एक्चुअल में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी है तो ये भी जूल, तो बचा क्या, इम्पल्स। फोर्स इंटू टाइम नहीं होता एनर्जी का यूनिट। The density of material is 4 gram per cc in a system of unit in which unit of length is 5 centimeter and unit of mass is 20 gram and density of material is what? इन अदर सिस्टम बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको पहले भी करा चुके होंगे N1U1 इक्वल टू N2U2। तो यहाँ पे आपको द डेंसिटी ऑफ मटेरियल दिया है ग्राम पर सीसी में, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब में। तो बोला गया इन सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ लेंथ, नया यूनिट निकालना है, मतलब N2 निकालना है, मान लो नया यूनिट है, तो इसको क्या लिखेंगे N1U1/U2। अभी समझो डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है L³ लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं N1, और U1 बाय हम क्या लिखेंगे U2 लिखेंगे। तो यहाँ से U1 क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं M(L⁻⁻3), तो क्या लिखेंगे M1/M2 L1/L2-3। सब कुछ दिया हुआ है, देखो आपको डेंसिटी ऑफ मटेरियल 4 ग्राम पर सीसी है, सेंटीमीटर क्यूब है, यानी सीजीएस यूनिट में है। तो मास को आप लिखो यहाँ पे ग्राम में, N1 का वैल्यू 4 ग्राम तो दिया ही है, 4 दिया हुआ है। अब M1 हो गया ग्राम में, और इधर हो गया सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ मास दिया है 20 ग्राम, नया M2 हो गया 20। L1 आपका कितना हो गया, L1 हो गया यहाँ पे सेंटीमीटर, तो यहाँ हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, और पावर -3 तो है ही, तो ग्राम ग्राम खत्म, सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 4 × 1/20, ये 1/5⁻³ तो ऊपर चला जाएगा, 5 25 5 125 125, ये हो जाएगा आपका 5 चौके 20, 5 25 5 25 25, ये 4 4 कट गया, 25 आ गया आंसर, तो ये हो गया, ठीक है। e⁻AX + 5 द डायमेंशन ऑफ ए इज, देखो e⁻AX + 5 है, पूछा है डायमेंशन ए का क्या होगा। तो आपको पता है कि ई क्या है, तो ई क्या है 2.71 है, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू है।
कांस्टेंट पे जो भी पावर आएगा पूरा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा ना, कभी सुने हो कि 2 में से 2 पे पावर 3 मीटर होगा, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। यानी एक्सपोनेंशियल के पावर जो भी होगा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। कांस्टेंट आएगा मतलब डायमेंशनलेस आएगा, यानी कि आपका ax प्लस 5 एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू है। डायमेंशनलेस को आप एक कांस्टेंट वैल्यू मान लो 1 से हम डिनोट कर रहे हैं, किसी से भी कर सकते हो एक कांस्टेंट वैल्यू से। तो बोला है कि ए का डायमेंशन क्या होगा, तो पता है कि दो चीज को अगर आप जोड़ रहे हो और डायमेंशन लेस आ रहा है तो ये भी 5 डायमेंशन लेस है, तो ए एक्स भी आपका डायमेंशन लेस आएगा, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/x, और x क्या है आपका डिस्टेंस है, तो एल इनवर्स हो जाएगा। तो एल इनवर्स कहाँ है भैया, एल इनवर्स कहाँ है 3 हो गया, खत्म। इसी तरह से दिया हुआ है द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 3%, 4% रिस्पेक्टिवली, यानी कि आपका जो परसेंटेज एरर है यानी डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 दिया है 3%, और डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 दिया है 4%। हाउ मच विल द मैक्सिमम एरर इन द एस्टिमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन बाय इतना। तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। आपको पता है कि इसको आप कैसे लिख सकते हो, डेल्टा के ई कॉन्स्टेंट वैल्यू भूल जाइए, बाय के रिलेटिव वैल्यू, डेल्टा एम बाय एम प्लस ये जो कांस्टेंट टर्म है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, और डेल्टा वी बाय वी। हमको परसेंटेज लिखना है तो इंटू 100 पावर मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पे। परसेंटेज मास में दिया है 3 और वेलोसिटी में दिया है 4, तो 4 दूनी 8, 2 10 1 11 11% हो गया। अभी बोला हुआ है कि अल्फा इक्वल टू दिया है एफ बाय बी स्क्वायर साइन बीटा टी, वेयर वी इक्वल टू वेलोसिटी फोर्स एफ टाइम टी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा का डायमेंशन बताना। देखो पहली बात ये समझो, साइन के साथ जो भी चीज़ है ये एंगल है, मतलब थीटा है, और थीटा होता है आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। तो बीटा इंटू टी एक डायमेंशनलेस है, मतलब मान लो एक कांस्टेंट वैल्यू 1 है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो बीटा इक्वल टू क्या हो गया 1/t, यानी ये हो गया टाइम इनवर्स हो गया बीटा। अब अल्फा का वैल्यू देखो, तो अल्फा देखो साइन जो होता है वो एक डायमेंशनलेस होता है, साइन थीटा क्या लिखते हो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये साइन थीटा पी और लेंथ दोनों लेंथ हुआ, तो साइन थीटा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो अल्फा का डायमेंशन वही होगा जो फोर्स बाय बी स्क्वायर का होगा, और फोर्स का डायमेंशन क्या होगा एम एल टी माइनस 2, और भी का क्या होगा एल मीटर पर सेकेंड होता है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो एल टी माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर टी पे पावर -2 हो जाएगा। एल ने एल को उड़ा दिया, टी-2 ने टी-2 को उड़ा दिया, ये हो गया एम एल माइनस 1 हो गया एम एल माइनस 1। तो उसने पूछा है कि डायमेंशन क्या होगा बीटा का हो जाएगा टी इनवर्स, और एम एल माइनस वन, कहाँ है भैया, ये रहा यहाँ पे, ऑप्शन 4 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बोला इफ y रिप्रेजेंट डिस्टेंस देन x रिप्रेजेंट्स टाइम, डायमेंशंस ऑफ डी क्यू वाई बाय डी एक्स क्यूब आर क्या होएगा। यानी कि पहले बात समझो, क्या मैं डी क्यूब एक्स जो है वो क्या है आपका, अभी समझो कि इफ y रिप्रेजेंट डिस्टेंस है, और जैसे आप लिखते हो डी वाई बाई डी एक्स, क्या लिखते हो डी वाई बाई डी एक्स, तो आपका y रिप्रेजेंट डिस्टेंस है और x रिप्रेजेंट्स टाइम है। अगर x रिप्रेजेंट्स टाइम ही है तो इसको ऐसे लिखो ना डी क्यू वाई बाई डी टी, क्यू भी लिख लो, x से टू डिनोट कर लो ताकि अच्छा से समझ में आए। जैसे देखो डी एक्स बाई डी टी जब आप लिखते हो बच्चा, तो क्या लिखते हो उसको मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये मीटर है, चेंज इन ये है, और ये भी ये है टाइम है, तो मीटर पर सेकेंड लिखते हो। अगर आप एक्सेलरेशन लिखते हो तो क्या लिखते हो डी बाय डी टी, फिर लिखते हो डी एक्स बाय डी टी, ये वेलोसिटी हो गया, ये मीटर पर सेकेंड हो गया और ये पर सेकेंड हो गया। इसी तरह यहाँ बात कर सकते हैं इसको हम, इसको अगर हम तोड़ें तो क्या लिखेंगे डी बाय डी टी, फिर इसके अंदर लिखेंगे, पहले समझना डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर, फिर इसको अगर हम तोड़ेंगे तो डी बाई डी टी, फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर को लिख सकते हैं डी बाई डी टी, फिर डी वाई बाई डी टी।
dy/dt क्या है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और ये देखो ये सेकेंड आ गया, नीचे सेकेंड आ गया, तो कितना आ गया ये l पे पावर t क्यूब, तो lt टू द पावर -3 हो गया। तो आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। द डायमेंशंस ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं 1 बाय टाइम पीरियड होता है, चाहे कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, रेजोनेंट हो या कुछ हो, है तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाय टाइम पीरियड, टाइम हो जाएगा -1, तो कौन सा हो गया, 3 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब वैसा कांस्टेंट जिसको डायमेंशन होता है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है gm1 m2 बाय आर स्क्वायर, और g हो जाएगा FR स्क्वायर बाय m1 m2, इसका डायमेंशन सबका लिख लो, तो ये आ जाएगा ये। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नहीं होता है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम ई नॉट बाई के, तो इसका भी न्यूटन पर कूलम, ये भी न्यूटन पर कूलम, कैंसिल आउट, डायमेंशनलेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है c/v, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो खत्म, डायमेंशनलेस। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव टर्म है, डेंसिटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ, है ना, समथिंग, जिसके रेफरेंस में निकालना है, तो ये डिवीजन होता है डेंसिटी का, तो ये भी डायमेंशनलेस, तो खत्म। डायमेंशंस ऑफ सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल जो होता है बच्चा, सॉलिड एंगल ओमेगा से नोट करते हैं, ये होता है कि हमारा ये एंगल कितना बना रहा है ना, डिवाइड बाय जो, अच्छा देखो अभी ऐसे आर्क लेन लिखते हो ना, तो थीटा इक्वल टू क्या लिखते हो, l/r, तो यहाँ पे होता है छोटा सा एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो एरिया जो भी होगा वो उसका डायमेंशन क्या होगा, l स्क्वायर होगा, और इसका भी l स्क्वायर होगा, ये रेडियस का स्क्वायर है, तो डायमेंशन लेस होगा। डायमेंशंस ऑफ हीट कैपेसिटी आर, हीट कैपेसिटी बोला गया है, तो ये होता है C डेल्टा T होता है, जो आप हीट देते हो वो टू इंक्रीज द यूनिट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो वो होता है आपका हीट कैपेसिटी, यानी C होता है आपका अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस, डेल्टा Q बाय डेल्टा T। और ये एनर्जी है, हीट क्या है, एनर्जी है, तो ml² T-2 होता है, और टेम्परेचर आपका केल्विन होता है, तो केल्विन हो गया, तो ये आ गया ml² T पे पावर -2 केल्विन इनवर्स, तो कौन सा हो गया, ml² T-2 केल्विन इनवर्स, ऑप्शन 4 हो गया। लाइट ईयर एंड वेवलेंथ बोथ हैव सेम डायमेंशंस, यस, लाइट ईयर भी डिस्टेंस बताता है और वेवलेंथ भी। लाइट ईयर एक्चुअल में सन से हमारा अर्थ के बीच का डिस्टेंस जो जब नापते हैं तो वो लाइट ईयर में मेजरमेंट होता है, और वेवलेंथ आपका वेव का लेंथ होता है, पूरे कंप्लीट वेव का जो लेंथ होता है वेवलेंथ होता है, तो दोनों का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो रीजन में बोला है कि बोथ हैव डायमेंशंस ऑफ लेंथ, तो लाइट ईयर का भी लेंथ डायमेंशन होता है और वेवलेंथ का भी लेंथ होता है सेम, तो डायमेंशन सेम ही होगा, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ये होगा आर ट्रू एंड द रीजन इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द रीजन। Energy can be divided by volume. Energy can be divided by volume. Only those physical quantity can be divided which have same dimensions. बोला है कि एनर्जी कैन बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एनर्जी बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चा, डेंसिटी। ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिवाइडेड, है ना, विच हैव सेम डायमेंशंस, गलत है, ऐसा है क्या, एनर्जी बाय वॉल्यूम जो होता है बच्चा, ये होता है बच्चा डेंसिटी, क्या दोनों का डायमेंशन सेम है, नहीं, मतलब वो कहने का मतलब है वही फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ डिवाइड हो सकता है जिसका कि डायमेंशन सेम हो, ऐसा नहीं है। एनर्जी बाय वॉल्यूम में क्या देता है, एनर्जी डेंसिटी देता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देता है, तो एग्जिस्ट तो कर ही रहा है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि एनर्जी का डेंसिटी क्या होता है ml² T-2 और वॉल्यूम का होता है L3, डायमेंशन सेम है, नहीं, तो गलत है, फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकेंड इज नॉट करेक्ट, है ना, बट द रीजन इज फॉल्स, एजर्सन इज राइट। In frictional electricity, equal and opposite charges appear on the bodies, मतलब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। इन नेचुरल टोटल पॉजिटिव आयंस आर कांस्टेंट, इन नेचर टोटल पॉजिटिव आयंस आर कांस्टेंट, ऐसा नहीं है नेचर में पॉजिटिव आयंस कांस्टेंट हो, ऐसा भी नहीं है, हम नेचर में हमेशा ऐसा नहीं जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा तो डिफरेंट हो सकता है। दूसरी बात है
इक्वल एंड अपोजिट अपीयर ऑन द बॉडी। जब फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो क्या उसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जो होता है वो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अपीयर ऑन द बॉडीज। यस, क्योंकि जितना चार्ज यहाँ से इसमें ट्रांसफर होगा नेगेटिव में, उतना यहाँ पे ना पॉजिटिव चार्ज होगा जब ट्रांसफर करेगा। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा। तो फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकेंड इज नॉट करेक्ट, है ना, मतलब ए इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। 37 द मिनिमम इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज इतना एट 2 मीटर, यानी बोला है कि इतना चार्ज है 6.25 10⁻−18, ये यहाँ से 2 मीटर डिस्टेंस पर है। मिनिमम फोर्स मतलब यहाँ पे कोई तो क्यू चार्ज होगा जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। तो एफ क्या लेंगे, के आर स्क्वायर टू स्क्वायर। ये क्यू यहाँ पे अननोन है जिसके बीच फोर्स लग रहा है, लेकिन मिनिमम बोला है ना, तो चार्ज का मिनिमम कितना होता है, क्यू इक्वल टू एन ही होता है। क्यू का चार्ज मिनिमम कितना होगा, एन का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है 1, तो चार्ज हो सकता है मिनिमम वैल्यू ई इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, आप यहाँ के क्यू का वैल्यू ई पुट कर दो, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻−19। इसको सॉल्व कर लो, है ना। मिनिमम फोर्स बोला है ना, तो एक चार्ज दिया है, दूसरा चार्ज दिया ही नहीं है, दूसरा चार्ज नहीं दिया है, तो हम क्या करें, मिनिमम बोला है इसलिए चार्ज का मिनिमम वैल्यू ई से छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलता है क्यू इक्वल टू एन ई, और एन होता है 1, 2, 3, मिनिमम कितना होगा 1, तो 1 रख देंगे तो क्या आएगा, ये खत्म। इन द गिवन फिगर द फोर्स ऑन चार्ज एट बी इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा। देखो वेक्टर फॉर्म में आपको कुछ नहीं करना है, के का वैल्यू आप फोर्स का वैल्यू क्या लिखते हो, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर लिखते हो। अगर हमको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो फोर्स आपको पता है कि फोर्स आपका लगता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, तो मैं आर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आर कैप लिख सकता हूँ, क्योंकि आर कैप यानी वो यूनिट वेक्टर है जो कि बता रहा है कि फोर्स हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग आर वेक्टर के अलोंग लगेगा, तो आर कैप लिख सकते हैं। ये डायरेक्शन दे रहा है यूनिट वेक्टर, तो हम क्या लिख सकते हैं, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, आर कैप को लिख सकते हैं आर वेक्टर डिवाइड बाय ये, तो के Q1 Q2 बाय आर क्यूब हो गया, ये आर वेक्टर बाय आर है ना, आर कैप, तो ये हो जाएगा आर वेक्टर। अब आर वेक्टर पहले लिख लेते हैं, क्या हमको इसका कोऑर्डिनेट पता है, बोला है कि इन द गिवन फिगर द फोर्स ऑन चार्ज बी पे फोर्स ए जो लगाएगा दोनों प्लस प्लस चार्ज है, तो ऐसा जाएगा। क्या ये वेक्टर लिखने आता है हमको, तो आर वेक्टर हम आराम से लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ए। उसको कैसे लिखते हैं, हेड आपका 6 माइक्रोकूलम पे है, तो एक्स कंपोनेंट को माइनस करो, यानी 2 - 1 करेंगे, 2 - 1 आई कैप प्लस, यहाँ पे देखो तो ये 0 है, तो 0 माइनस माइनस ये करेंगे 0 माइनस माइनस जे कैप है, तो यहाँ पे देखो ये जे है ना, जे कैप, ये -1 है, तो 0 माइनस माइनस प्लस 1, ये हो जाएगा जे कैप, ठीक है। 0 ये -1 है ना, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे है सॉरी, 0 माइनस माइनस 1 प्लस, यहाँ पे देखो तो के कैप में क्या है 6 - 2, तो प्लस 6 - 2 का के कैप, यहाँ से आर वेक्टर आ जाएगा, आर वेक्टर आपका आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप। मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, आ गया आपका वैल्यू। यहाँ आर का क्यूब का वैल्यू पुट कर देंगे, आर वेक्टर यहाँ से आ जाएगा, आर वेक्टर डायरेक्ट आ गया ना यहाँ पे ये वाला वैल्यू, ये इसको यहाँ पुट कर देंगे, आर क्यूब मतलब ये जो मैग्नीट्यूड आएगा यहाँ रख देंगे, तो वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। इन द गिवन फिगर नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज, क्यू नॉट चार्ज कहाँ भैया, यहाँ पे, इसमें भी कुछ नहीं है, प्लस 48 क्यू प्लस क्यू नॉट को क्या करेगा रिपेल, ये 45 क्यू क्या करेगा रिपेल करेगा, तो इस पर फोर्स नीचे कितना लगेगा, के 48 क्यू डिवाइड क्यू नॉट बाय 2 स्क्वायर, इस पे लगेगा के क्यू नॉट 45 क्यू बाय 3 स्क्वायर। अब इस दोनों का, इसको F1 मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं, तो नेट फोर्स दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो नेट फोर्स क्या लिखेंगे वेक्टर एडिशन से, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, खत्म, पुट कर देंगे। A positive charge Q is given to an arc of radius r as shown in the figure, then electric field at point P। जब भी आपको आर्क की वजह से, मैं बता देता हूँ, जब भी आपको ये मान लो एंगल अल्फा है और इस पे आपको प्लस मान लो लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, लैम्डा मान के चल रहे हैं चार्ज डेंसिटी है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है
तो याद रखो बाइसेक्टर के अलोंग होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका वैल्यू होता है 2k लैम्डा बाय रेडियस साइन अल्फा बाय 2, अल्फा होता है एंगल। अब यहाँ पे देखो तो लिखेंगे 2k लैम्डा बाय आर, अल्फा देखो इसके बीच का एंगल कितना है 60 है, तो साइन अल्फा बाई 2 करना है यानी 60 डिग्री का आधा एंगल लेंगे तो ये साइन 30 हो गया, साइन 30 1/2 हो गया, तो ये और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू क्या हो गया k लैम्डा बाय आर। अब ये चार्ज क्यू दिया है, लैम्डा नहीं दिया है, लेकिन ये क्यू चार्ज जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो इस आर्क पर है, तो क्या हम लैम्डा को लिख सकते हैं चार्ज बाय ये आर्क का लेंथ। क्या मैं आर्क लेंथ निकाल सकता हूँ? यस निकाल सकते हैं। आर्क लेंथ आपका आ जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा टोटल कितना होता है सर्कल का 2 पाई आर, पूरे सर्कल का कितना पार्ट है 60 डिग्री एंगल बना रहा है आउट ऑफ 360, तो ये कितना पार्ट है पूरे सर्कल का 1/6, तो 2 तिया 6, तो ये हो गया पाई आर बाय 3 हो गया। तो लैम्डा जो आएगा आपका ये लिखेंगे यहाँ पे क्यू बाय पाई आर बाई 3 पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो चार्ज बाय लेंथ लिखते हैं, तो पाई आर बाई 3 ऊपर चला जाएगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा के लैम्डा बाय आर, तो के लैम्डा का वैल्यू क्या लिखेंगे 3q डिवाइड बाय पाई आर इंटू आर, है ना, तो वैल्यू कितना हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर नीचे हो जाएगा और 3kq आ जाएगा, तो 3kq हो गया पाई आर स्क्वायर हो गया, और एंगल जो होगा बाइसेक्टर के लो होगा माइनस आई कैप, तो ऑप्शन कौन सा हो गया 2 हो गया, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर है? चलिए, in the given figure if spheres are conducting then magnitude of electric field at point p is the बोला in the given figure if spheres are conductor then magnitude of electric field at point p is, p कहाँ पॉइंट है बच्चा, ये पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ पे देखो बच्चा स्फीयर कैसा कैसा है 1 2, इस पे -q चार्ज, इस पे 3q चार्ज, पॉइंट यहाँ पे निकालना है। आपको पता है किसी नेट कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 0। अगर मैं यहाँ पे देखो पहले समझो बात को, है ना, इस 3q चार्ज की वजह से पहले बात समझते हैं, इस 3q वजह क्या बोलते हैं, और ये सेंटर से डिस्टेंस ये दिया हुआ है बच्चा 3r/2। हाँ, अब अलग अलग देखते हैं, क्या हमें यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बना लेना चाहिए जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है। हाँ, तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, चार्ज इनक्लोज कितना है -q, क्या है -q, क्या ये सही है? क्या -q चार्ज इनक्लोज है पहला क्वेश्चन? नहीं, तो क्यों सर? बच्चा लिखता है ऐसा -q बाय एप्सिलॉन नॉट डी एस 4 पाई आर स्क्वायर, तो k/r स्क्वायर मार के आता है ये नहीं आना किसमें, है ना, तो नहीं है ऐसा नहीं है, तो कैसे सर? अब समझो पहले, ये जो पहले कंडक्टर है ना, यहाँ पे देखो ये कंडक्टर एक कंडक्टर ये है, तो एक चीज़ याद रखो कंडक्टर पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है कंडक्टर पे। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इस पे -q चार्ज इसको मैंने दिया है, तो ये -q चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बोला हाँ। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस जगह पे इस पॉइंट पे, तो चार्ज यहाँ इंड्यूस्ड हुआ एक इसके अंदर लेयर पे इसके बाहर लेयर पे, लेकिन टोटल चार्ज अभी कितना है -q ही है, तो ये टोटल चार्ज -q दिया है, तो बच्चा को कंफ्यूज होता है सर क्या हम -q चार्ज लें या इंड्यूस वाला भी देखें, तो इंड्यूस तो ये -q चार्ज टोटल चार्ज इसको दिया गया उसी का नहीं ये पार्ट अंदर और बाहर आया होगा, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे सिंपल यहाँ से इससे कर सकते हैं, तो ई डी एस क्या ले सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, ये वाला यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाए ना, तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये गॉसियन सरफेस है, तो एरिया लेंगे गॉसियन एरिया, तो 4 पाई आर कितना है यहाँ पे 3r/2 का होल स्क्वायर चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा ये 4 पाई 9r स्क्वायर बाय 2 दूनी 4 q, तो 1/4 k हो जाएगा, तो ये हो जाएगा kq, और 4 ऊपर चला जाएगा 9 नीचे हो जाएगा 4/9, तो आंसर इज 4/9 kq/r स्क्वायर। ठीक, चलिए, लोकेशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट इन द गिवन फिगर इज, न्यूट्रल पॉइंट ये कितना है λ1, ये कितना है λ2 माइनस λ2, ये है प्लस λ1, ये है माइनस λ2, और इसके बीच का सेपरेशन है a, तो इन द गिवन फिगर, और λ1 बोला गया है ग्रेटर है, क्वेश्चन में बोला गया λ1 इज ग्रेटर देन λ2। अभी जस्ट मैंने इसके पहले ही डिस्कस कर दिया है कि बोला लोकेशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट इन द गिवन फिगर इज, न्यूट्रल पॉइंट मतलब होता है नेट फोर्स 0 होना चाहिए, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
जीरो होना चाहिए। तो इसके बीच में अगर मैं कोई पॉइंट पे देखूं तो लैम्डा 1 लैम्डा 2, पहली बात समझो ये इन्फिनाइट लाइन चार्ज है। इन्फिनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2k लैम्डा बाय आर होता है, ये होता है। तो यहाँ प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे +1 कूलम पे फोर्स इधर लगेगा, माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा। ये मैं पहली बात आ चुका हूँ, ये दोनों एक डायरेक्शन में होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जीरो कहाँ पे होगा, जहाँ पे छोटा चार्ज है, मतलब यहाँ पे होगा। लैम्डा 2 छोटा है ना, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चा, जीरो होगा। तो माइनस लैम्डा 2 इसको इधर होगा, लैम्डा 1 की वजह से इधर होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके वजह से हो जाएगा। ये ए डिस्टेंस है, यहाँ से हम ये मान लेते हैं आर, यहाँ से तो हम क्या लिखेंगे बच्चा, यहाँ से ये लिखेंगे लैम्डा 2 के वजह से यहाँ से आर डिस्टेंस अगर मैं ले लूँ तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा 2k लैम्डा 2 बाय आर, और लैम्डा 1 की वजह से अगर लिखूँ तो 2k लैम्डा 1 बाय आर प्लस ए, समझे। तो क्या 2k ने 2k को उड़ा दिया, अब इधर चला गया कितना, हमें आर निकालना है तो आर उधर लेके चले गए, या आर प्लस इधर लिख दिया, आर प्लस ए डिवाइड बाय आर इक्वल टू क्या हो गया आपका, आ गया लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। इसको अलग अलग कर दिए तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, आर बाय आर 1 प्लस ए बाय आर, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। तो यहाँ से देखो बच्चा, तो ए बाय आर कितना आ गया वहाँ से, लैम्डा 2 एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, आर आ जाएगा आपका ए इंटू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, ए इंटू लैम्डा 2 मतलब लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1, ऑप्शन 4 आ गया। इसे बस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है, न्यूट्रल पॉइंट मतलब ये होता है। तो इन्फिनाइट की वजह से क्या होता है 2k लैम्डा वायर होता है, खत्म, ठीक है। 43 का देखना है तो मैच द फ्लोइंग इन कॉलम इतना इतना। अब देखो पोटेंशियल दिया है, चार्ज दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, डायपोल दिया, डायमेंशन पूछा है भाई साहब, इसमें आपको आपको आना चाहिए डायमेंशन लिखना। पोटेंशियल लिखना है तो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू से लिख लो। डब्ल्यू तो वर्क का क्या होता है, एनर्जी होता है, ये होता है ml² t-2। चार्ज होता है वो करंट लिख लो, I इक्वल टू क्या होता है Q बाई टी, तो Q इक्वल टू क्या होगा I इंटू टी, आई हो जाएगा आपका एम्पियर, है ना, और टाइम हो जाएगा ये। तो इसको अब आप सॉल्व कर लो तो वोल्टेज का आ जाएगा। चार्ज लिखना है तो चार्ज का क्या होगा, चार्ज का भी जस्ट I इंटू टी हो गया, आई का एम्पियर से नोट करते हैं, टाइम हो गया टी हो गया डायमेंशन। इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखना है, किसका लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा F बाई क्यू। F का क्या होता है ml t-2, और चार्ज का होता है I इंटू टी, तो इसको I को एम्पियर से करेंगे, फिर डायमेंशन लिख लेंगे। डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट होता है चार्ज इंटू सेपरेशन, तो सेपरेशन हो गया, चार्ज होता है I इंटू टी और सेपरेशन होता है लेंथ, हो गया खत्म, मैच कर लो। Okay, next है it sun subtends 2 degree angle at the earth, then the distance between sun and earth if diameter of sun is d, if diameter of sun is d, यानी कि यहाँ से if sun subtends 2 degree angle at earth, ये रहा अर्थ, अर्थ में ये 2 डिग्री एंगल यहाँ पे सबटेंड कर रहा है, कितना एंगल कर रहा है 2 डिग्री। तो यहाँ से बस कुछ नहीं करना है, थीटा इक्वल टू क्या पुट कर देना है एल बाय आर, आपको एक डी निकालना है, मतलब सन एंड द अर्थ, इफ डायमीटर ऑफ सन दिया हुआ है डी, तो वो तो दिया है एल का वैल्यू, और उसके बाद पूछा है रेडियस, तो रेडियस तो यहाँ से इसके क्या दिया है डायमीटर ऑफ सन, इफ डायमीटर ऑफ सन इज डी मीटर, आपको डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ तो यही निकालना है, ये ना मतलब रेडियस आर, तो रेडियस निकाल लो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए, magnitude of a cross b equal to 2a vector dot b vector then value of magnitude of a vector minus b vector। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b मतलब क्या हुआ, a क्रॉस b का वैल्यू होता है आपका ए बी साइन थीटा, है ना, और एन कैप नॉर्मल यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, नॉर्मल यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो आपका क्या है ए बी साइन थीटा है, इक्वल टू 2 ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ए बी कॉस थीटा हो जाता है, ए बी ने ए बी को क्या कर दिया उड़ा दिया, साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से, देन द एक बात तो पहली बात समझो, ये क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक, और 2 इंटू ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो जाएगा आपका 2, तो यहाँ से टेन थीटा कितना हो जाएगा बच्चा
2 हो जाएगा। तो पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, और थीटा किसके बीच एंगल है, ए और बी के बीच, तो टेन थीटा तो हम निकाल चुके हैं 2 है, तो हमें टेन थीटा अगर 2 है तो क्या कॉस थीटा हम नहीं निकाल पाएंगे, टेन थीटा अगर 2 है बच्चा तो टेन थीटा को 2/1 लिख सकते हैं, और टेन थीटा को परपेंडिकुलर बाय बेस लिख सकते हैं। अब कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस है यहाँ पे 1 और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें वैल्यू आ जाएगा। बात समझे। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ पी सो दैट द वेक्टर इतना एंड इतना आर कोप्लेनर। देखो कोप्लेनर का कंडीशन क्या है, आप सभी का जो है क्रॉस प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो 0 ले लो, तो आपका वो कोप्लेनर होगा, यानी एक ही प्लेन पे लाई करेगा। तो पहला वेक्टर का देखो आप यहाँ पे, तो क्या क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट क्या है, डिटर्मिनेंट मेथड आपको पता है 2 - 1 1, उसके बाद 1, 2, -3, फिर 1, p, 1, ये आई कैप जे कैप के कैप, इसका आपको डिटर्मिनेंट लेना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए 0, तो आंसर उसमें पी वैल्यू आ जाएगा। इफ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा देन मैच द कॉलम, मतलब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा देन द मैच द फॉलोइंग। अब देखो मैग्नीट्यूड बोला गया बच्चा ए क्रॉस बी और क्रॉस ए क्रॉस बी। अभी मैं बोलूँ कि पहले समझो, ए क्रॉस बी तो सेम ही चीज़ है। अगर मैं बोलूँ ए क्रॉस ए क्या होगा तो क्या बोलोगे, ए क्रॉस ए का वैल्यू क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर ये तो ए साइन दोनों के बीच कितना एंगल होगा 0, तो साइन 0 0, ये कितना हो जाएगा 0। तो वही बात है ना कि ये कुछ भी होगा, मान लो ये सी मान लेते हैं, ए क्रॉस बी ये भी सी हो गया, सी क्रॉस सी करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आएगा ना, तो इसका ऑप्शन कितना हो गया 0। ऐसे कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो तो ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट, यानी सेम ही चीज का डॉट प्रोडक्ट लिया गया है, यानी अगर सी डॉट सी करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो सी डॉट सी करेंगे तो सी इंटू सी, और दोनों के बीच एंगल कितना 0, कॉस 0 1 हो गया, तो कितना हो गया ये सी स्क्वायर हो गया, यानी जो भी वैल्यू आएगा उसका क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे, मतलब उसका मैग्नीट्यूड का ऐसे लिख सकते हैं ना, मॉड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर। तो यहाँ पे इस जगह पे अब बच्चा देखो ए क्रॉस बी, तो हम बोलेंगे सर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या लिखेंगे, ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये हो गया पहला, दूसरा मतलब दूसरा का क्यू का 1 हो गया, ऐसे कर सकते हैं। फिर ए डॉट बी है और फिर ए क्रॉस बी है, ए डॉट बी करेंगे बच्चा, ए डॉट बी जो होगा वो क्या होगा आपका ए बी कॉस थीटा होगा, यानी स्केलर क्वांटिटी होगा, और ए क्रॉस बी क्या होगा ए बी साइन थीटा और नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन कैप, और मॉड है तो नॉर्मल का 1 हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, यानी ये हो गया, तो ये यही ना बचा, समझ गए। If speed of ripples on the surface of water depends on surface tension, density, and wavelength, then the square of speed is proportional to the speed of ripple, यानी स्पीड जो है डिपेंड किस पे कर रहा है, सिग्मा पे, डेंसिटी पे और वेवलेंथ पे। तो क्या हम इसको डायमेंशन नहीं लिख सकते हैं सरफेस टेंशन, देखो सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाय लेंथ, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, वेवलेंथ होता है आपका लेंथ मतलब मीटर होता है। तो क्या मैं इसका डायमेंशन एमएलटी में लिख सकते हैं, तो वेलोसिटी को हम लिख लेते हैं कि मुझे ये वेलोसिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं हम टेंशन डेंसिटी और वेवलेंथ के टर्म में, ऐसे कर सकते हैं पावर ए बी सी। तो आपको ए बी सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है एल टी माइनस 1, सिग्मा को हम इस तरह से तोड़ लेंगे, जैसे मान लो एम एल t-2 फोर्स हो गया, लेंथ हो गया एल, कैंसिल आउट एम टी माइनस 2, तो सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं इक्वल टू mt-2 पावर ए। इस तरह से डेंसिटी को तोड़ लेंगे, सर वेवलेंथ को तोड़ लेंगे, फिर इसको लेंथ के पावर इधर 1 है, इधर लेंथ पे कंपेयर करा लेंगे, ए और बी और सी का वैल्यू आ जाएगा और यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको यहाँ से एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, मतलब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा उसके टर्म में। If force acting on a particle varies with distance x from a fixed origin as f, इतना दिया हुआ है, f दिया है आपका a,
रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी आर। अब देखो पहली बात ये समझो, ये फोर्स है बच्चा, तो यहाँ पे इतना बात है कि अगर एक्स स्क्वायर है ये लेंथ, तो इसके साथ जो ऐड होगा वो सेम चीज डायमेंशन का ऐड हो सकता है। तो बी का डायमेंशन तो डायरेक्ट दिख गया सर एल स्क्वायर, क्योंकि एक्स डिस्टेंस है। अब हमको किसका डायमेंशन निकालना है, ए का। तो ए का डायमेंशन, तो फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, ए का नहीं पता, एक्स टू द पावर 1/3 एक्स स्क्वायर, और ये बी तो दोनों का डायमेंशन एल देगा, तो ये एल स्क्वायर हो गया, और ये एक्स लेंथ है तो एल टू द पावर 1/3 हो गया। क्या यहाँ ए का डायमेंशन नहीं आ जाएगा उसको पूरे को सॉल्व करके, आ जाएगा कि नहीं। फिर बोला था डायमेंशंस ऑफ ए बी, ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो तो काम खत्म। बोला इफ एक्स इक्वल टू बोल दिया गया है ए टू दी पावर 5 बी स्क्वायर सी क्यूब, फाइंड परसेंटेज एरर इन, फाइंड परसेंटेज एरर इन बी, बी में परसेंटेज एरर क्या होगा, ये परसेंटेज एरर इन ए दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, आर। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, याद है डेल्टा एक्स बाय एक्स लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं 5 डेल्टा ए बाय ए प्लस 2 इंटू डेल्टा बी बाय बी प्लस 3 डेल्टा सी बाय सी, बस वैल्यू पुट कर दो, इंटू इंटू 100 कर दो सब जगह, तो सब परसेंटेज में आ जाएगा। तो डेल्टा एक्स बाय एक्स परसेंटेज दिया हुआ है आपका, परसेंटेज एरर इन, ये दिया है ए, ये दिया है सी, ये दिया है एक्स, एक्स में दिया है 2 तो इसको लिखेंगे 2, 5 इंटू डेल्टा ए बाय ए में कितना एरर है 1 तो 1 रख देंगे ऐसे, बी में कितना एरर है बच्चा ए, और सी में कितना है 2 है, सी में 2 है तो बी में नहीं पता, तो 2 डेल्टा बी बाई बी और 3 डेल्टा सी बाई सी कितना हो गया 2 हो गया। इसको यहाँ डेल्टा बी निकालो, डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 निकाल लो यहाँ से, बस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लो, ये इस तरह का आपके साथ इस तरह का सीरीज आता रहेगा। ठीक है, थैंक यू। देखो शुभम, अरे बाप रे बाप।